अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं टेकी फॉर यू। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने अपनी एपीआई एरर हैंडलिंग क्लास बना ली थी और मैंने आपको वो एक्सप्लेन भी कर दी थी कि हम किस तरह एरर हैंडलिंग करेंगे। बिल्कुल छोटी सी वीडियो थी, उसमें सिर्फ हमने कोड किया और जल्दी जल्दी मैंने आपको बता दिया कि एक्सेप्शंस हम यहाँ पे हैंडल करेंगे और रिस्पॉन्स हम यहाँ पे हैंडल करेंगे। अब आज के इस लेक्चर के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि हम एपीआई के ज़रिए एक यूज़र को रजिस्टर कैसे करवा सकते हैं। ठीक है, हमारे पास इस केस में यूज़र जो है वो एक प्रोवाइडर है जो कि अपनी लिस्टिंग प्रोवाइड करेगा, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा और यूज़र आएगा वो उसकी सर्विसेज बाय करेगा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक साइन अप की एपीआई चाहिए होगी। ठीक है, उसके अंदर से हम इसको बेस यूआरएल को निकालेंगे और एंड पॉइंट को निकालेंगे। अब बेस यूआरएल आपका जो है डोमेन होता है, ठीक है, जिसके ऊपर आपने अपनी एपीआईज को अपलोड किया हुआ होता है, लाइव किया हुआ होता है और उसके साथ अपने कोई ना कोई पाथ अटैच की हुई होती है। ठीक है, और उसके साथ जो एंड पॉइंट होता है आपका, वो भी एक सिंपल सी पाथ होती है कि मिसाल के तौर पे ये एपीआई किससे रिलेटेड है। अब मिसाल के तौर पे जिस तरह हमारे पास लॉगिन की एपीआई होगी, तो अब मैं लिखता हूँ www.example.com/API/login। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, स्टार्टिंग का स्लैश जो एपीआई तक है वो हमारा बन गया बेस यूआरएल और आगे जो बना वो हमारा बना एंड पॉइंट। अब मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ नीचे, मैं सिंपल ना आपको एग्जांपल दे रहा हूँ और कुछ भी नहीं है। बाकी हम क्या करेंगे, जब हम पोस्टमैन पे हिट करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मैं बेस यूआरएल और एंड पॉइंट जो है वो विजिबल नहीं करूँगा और सिर्फ मैंने आपको दिखाना है कि काम होता किस तरह है रियल टाइम। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर हमारे पास एक, हम क्या करते हैं यहाँ पे ना बेस यूआरएल ले लेते हैं और उसके अंदर कुछ ऐड कर लेते हैं। ये ऐसे ही अभी एरर देगा मुझे पता है, बट मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास ने इसने हमें एक हाईलाइट कर दिया कि भाई आपका बेस यूआरएल ये बन सकता है, तो मैं सिर्फ आपको हाईलाइट कर रहा हूँ। तो मैं मिसाल के तौर पे मेरे पास बेस यूआरएल मेरे केस में ये बन गया। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास जो एंड पॉइंट बनेगा ना, वो बनेगा इसके साथ एंड पॉइंट बनेगा हमारे पास। यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि मैं लॉगिन करवा रहा हूँ तो मेरे पास एंड पॉइंट बनेगा क्या, लॉगिन। ठीक है, अब आपके केस में अगर आप अपने बेस यूआरएल ऐड कर रहे हैं और अपने एंड पॉइंट ऐड कर रहे हैं तो वो आपने वो चीज़ देखनी है लाजमी, ये देख लीजिएगा। ठीक है, अब ये जो बेस यूआरएल और ये एंड पॉइंट ये कहाँ से मिलते हैं, ये जो बैकएंड डेवलपर होता है ना, ये आपको वो प्रोवाइड करता है। तो आपने इस चीज़ से घबराना नहीं है कि भाई ये कहाँ से आएंगे, हम कैसे बनाएंगे। आपको वैसे भी डमी मिल जाएंगे फेसबुक से, फेसबुक बोल रहा हूँ, इंटरनेट से, आप वहाँ से उठा के तो यूज़ कर सकते हैं उसको, बट मेरा मकसद आपको यहाँ पे काम सिखाना है। ठीक है, अब इस तरह एंड पॉइंट सेम नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है, कि लॉगिन का एंड पॉइंट है तो लॉगिन होगा, अगर मिसाल के तौर पे साइन अप का एंड पॉइंट है तो साइन अप होगा, अगर यूजर डिटेल का एंड पॉइंट है, प्रोफाइल का एंड पॉइंट है, सेल का एंड पॉइंट है, तो वो सारी क्या होगा आपके पास यहाँ पे आते जाएंगे। आपने उनके हिसाब से अपने वेरिएबल सेट करने हैं और उनको बना लेना है। ठीक है, अब मैंने ये आपको समझा दिया बेस यूआरएल क्या होता है और एंड पॉइंट क्या होता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ना आ जाते हैं पोस्टमैन पे और मैं आपको बता दूं कि हमारे पास एपीआई कैसे हिट हो रही है साइन अप की। तो हमारे पास ना सबसे पहले लिस्टिंग प्रो जो आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसका बेस यूआरएल और एंड पॉइंट में आपको पता चल गया होगा कि एंड पॉइंट है, यानी कि साइन अप वगैरह हो रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यूजर को रजिस्टर कर रहे हैं। तो यूजर रजिस्टर करने के लिए हमें क्या चाहिए, एफ नेम चाहिए, एल नेम चाहिए, फोन नंबर चाहिए, ईमेल, पासवर्ड और डिवाइस टोकन। ठीक है, तो ये फिल वक्त हमने डमी दी है यहाँ पे ताकि मैं आपको समझा सकूं कि भाई एपीआई हिट किस तरह होती है और आपको क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता, रिस्पॉन्स कहाँ आता है, कैसे आपने उसको उठाना होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपल मैं यहाँ से ना कुछ चेंज कर लेता हूँ फिल वक्त के लिए, तो हमारे पास ये रजिस्टर हो सके। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ना सेंड कर देता हूँ। अब हमारे पास ना ये रजिस्टर हो चुका है और यहाँ पे हमारे पास ये डाटा भी आ चुका है। तो अभी जो फिल वक्त डाटा नल आ रहा है इसकी टेंशन नहीं है, ये ऑटोमेटिकली हम सेट कर लेंगे, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे यूजर नेम आ रहा है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन, डिवाइस टोकन, पासवर्ड दे रहा है, भाई उसने उसको किया हुआ है, इनक्रिप्ट किया हुआ है, अपडेटेड एड, क्रिएटेड एड, आईडी है और उसकी इमेज है। ठीक है, अभी के लिए हमने क्या किया है, यूजर को एक रजिस्टर करना सीख लिया। अब ये जो एपीआई हम हिट कर रहे हैं इसका मेथड कौन सा है, सबसे पहले आपने यहाँ पे आ जाना, ये देखें पोस्ट मेथड यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आपने यार ये मेथड्स की जो है ना वीडियो नहीं देखी, वो भी मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, गेट मेथड, पोस्ट मेथड, वो मैंने आपको पोस्टमैन के ऊपर ही हिट करना सारा कुछ बताया हुआ था, तो वो देख लें, आपको ज़्यादा बेहतर आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, पोस्ट का। ठीक है, अब पोस्ट के मेथड पे मैंने अपना बेस यूआरएल लगाया, एंड पॉइंट लगाया और फॉर्म डाटा के अंदर आके अपने पैरामीटर्स ऐड किए, प्रॉपर्टीज ऐड की। ठीक है, कीज ऐड की कि मैं उसके अंदर डाटा ऐड कर सकूं, किसके अंदर, अपने डाटाबेस के अंदर, तो अपने मैं यूजर को रजिस्टर करवा सकूं। ठीक है, मेरा इतना सा काम था, मुझे ये एपीआई से डाटा मिल गया, इसका मतलब है मेरा यूजर सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया। ठीक है, ये चीज आपने माइंड में रखनी है। अब आ जाते हैं कोड के ऊपर।
और सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जल्दी जल्दी क्या करता हूँ, एक साइन अप की स्क्रीन बना लेता हूँ और उसके साथ एक कंट्रोलर और एक सर्विस। ठीक है, मैं ये जल्दी जल्दी बना के तो फिर मैं आपसे मिलता हूँ ताकि मैं वो चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी उन चीज़ों को बना लेते हैं। तो फाइनली यहाँ पे हमने क्या किया है, अपनी एक स्क्रीन बना ली है सिंपल सी। मैं आपको समझा दूंगा कि किस तरह बनाई है, आपको खुद देख के आइडिया हो जाएगा कि यार किस तरह बनानी है। बिल्कुल सिंपल सी है, कोई इतनी जो है ना वो बड़े चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमने एक कंट्रोलर बनाया है, ये भी मैं आपको समझाता हूँ। इसके बाद एक सर्विस बनाई है, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं अपनी साइन अप स्क्रीन को। इसके अंदर हमने क्या किया, हमने क्या किया, एक स्टेटलेस क्लास ली। ठीक है, उसके अंदर हमने अपने कंट्रोलर को इंजेक्ट किया। अब अगर आपने ये चीज़ देखी होगी तो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ ना, लिब के अंदर, SRC के अंदर और बाइंडिंग्स के अंदर, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था जब भी हम कोई कंट्रोलर बनाएंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको इनिशियलाइज करेंगे। जिस तरह मेरे पास यहाँ पे साइन अप कंट्रोलर है, साइन इन कंट्रोलर है, थीम कंट्रोलर है, मैंने यहाँ पे क्या किया, बाइंडिंग के अंदर आके अपने कंट्रोलर को पुट कर दिया। ठीक है, एक दफा पुट करना है, उसके बाद हम फाइंड से काम चला लेंगे। ठीक है, तो ये चीजें मैं आपको बाइंडिंग के सेक्शन के अंदर समझा चुका हूँ। अगर आपने वो भी वीडियो नहीं देखी तो यार फिर इसमें मेरी गलती नहीं है, मैंने आपको ये चीजें समझा दी हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं इस क्लास के अंदर। तो हमने क्या किया, अपने जो हमारा साइन अप का कंट्रोलर हमने उसको बाइंड कर लिया, बाइंडिंग के अंदर ऐड कर लिया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल फाइंड करेंगे कि हमने इंजेक्ट किया हुआ है, सिर्फ हमने अब ढूंढना है कि ये कंट्रोलर कहाँ पे है, जहाँ पे हमने इंजेक्ट किया था वहां से ये कंट्रोलर हमें मिल जाए। उसके बाद हमने क्या किया, एक फॉर्म की बनाई है। उसके बाद नीचे आपको पता है स्कैफोल्ड वगैरह, सिंपल सी चीज़ें हैं ये, इतनी जो है ना वो हैवी कोई चीज़ें नहीं है। इसके बाद हमने अपना एक लोगो लगाया हुआ, इधर टेक्स्ट फील्ड है जिसके अंदर फर्स्ट नेम लिया है, इसी तरह लास्ट नेम लिया है, इसी तरह ईमेल ले ली है और इसी तरह फ़ोन, और हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा पासवर्ड। अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी नई चीज़ लग रही होगी देखने के लिए, बट ये भी चीज़ें आपको पता होगी क्या है यार, मैं मतलब क्या बताऊँ, गेटेक्स तो भाई आप लोग मास्टर हो। तो यहाँ पे ना हमने क्या किया, OBX का एक विजिट यूज़ किया। ये करता है, ऑब्जर्व करता है रियल टाइम चेंजेस को। और रियल टाइम चेंजेस हमारे इस केस में क्या हो सकती हैं, सबसे पहले सोचने वाली बात यह है। तो हमारे इस केस में जो रियल टाइम चेंजेस हैं वो हमारी हो सकती हैं इस आइकन के ऊपर। ठीक है, विजिबिलिटी जो आइकन लगा हुआ है, विजिबिलिटी ऑफ ऑन का जो आइकन लगा हुआ है, इसके ऊपर हमने क्या किया है, टॉगल को कॉल करवाया हुआ है, ताकि जब भी हम उसके ऊपर टॉगल करें तो हमारे पास जो हमारा पासवर्ड है वो शो हो जाए, और दोबारा टॉगल करें तो वो हमारे पास क्या है, हाइड हो जाए। तो ये सिंपल सा हमने इसके ऊपर लॉजिक लगाया हुआ। मैं आपको बताता हूँ किस तरह ये सेम टू सेम काम कर रहा है। इसके बाद हमारे पास एक साइज्ड बॉक्स है। साइज्ड बॉक्स के अंदर हमने क्या किया है, सबसे पहले अपने जो फॉर्म की है उसको वैलिडेट किया है कि अगर कोई एरर है तो स्टक हो जाए। अब एरर कहाँ से आ रहे होंगे, यहाँ से एरर आ रहे होंगे। ठीक है, वैलिडेटर पे हमने उसको लगाया हुआ है कि अगर मिसाल के तौर पर पासवर्ड नल है या पासवर्ड नहीं लिखा, फ़ोन नंबर नहीं लिखा या ईमेल सही नहीं लिखी, तो उस केस में क्या हो कि हमारे पास यहाँ पे एरर आ जाए। अब एरर भी हमने शो करवा दी है, सारा कुछ हमने देख लिया। उसके बाद हमने क्या किया, उसको फाइनली कॉल करवा दिया। अब किसको कॉल करवाया, हमने कंट्रोलर के अंदर जाना है तो तब देखना है क्या है सीन। ठीक है, तो अब इसी तरह हम क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं कंट्रोलर के अंदर। अब सिंपल सा मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमने कंट्रोलर्स बनाए थे, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, आपको पता है कि जो आपने टेक्स्ट फील्ड यहाँ पे यूज़ की है, उसका डाटा उठाने के लिए आप क्या करते हो, अपने कंट्रोलर्स को लगाते हो, जिसकी वजह से आपके पास ये सारा डाटा, फील्ड्स का डाटा जो है वो एक्सेसिबल हो जाता है। अब इसी तरह हमने क्या किया, ये जो साइन अप कंट्रोलर है हमारे पास, यहाँ पे साइन अप कंट्रोलर आ रहा है यहाँ से, जहाँ से हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ही हमने इंस्टेंस बनाया इसका साइन अप कंट्रोलर का, तो उसके बाद हम जाके इसके ऊपर इस कंट्रोलर को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी फील्ड्स के कंट्रोलर है मैंने अपने कंट्रोलर से उसको असाइन किया। मैंने बोला मेरे कंट्रोलर में जाके एफ नेम, लास्ट नेम, ईमेल जो भी है वो सारा कुछ पड़ा हुआ है, आप यहाँ पे ले लो, और जब मुझे चाहिए होगा तो मैं इसी कंट्रोलर को कॉल करवाऊंगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे डाटा आ जाएगा। इसी तरह नीचे आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ना एक टॉगल है। अब टॉगल को देखने के लिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पे ये एक वेरिएबल बनाया हुआ है और RX बोल लिया, यानी कि गेटएक्स का यूज़ कर रहा हूँ। रियल टाइम ऑब्जर्व करेगा ये हमारी चेंजेस को और हमें बता देगा कि भाई क्या चल रहा है। इसी तरह सेम टू सेम हमने क्या किया है, नीचे आ जाते हैं और मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया, एक मैप बनाया है और गेट मेथड का यूज़ किया है। गेटर सेटर आपको पता होगा क्या चीज़ है, हमने यहाँ पे गेट मेथड का यूज़ किया ताकि हम जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो उठा सकें। ठीक है, अब हमने क्या किया, नीचे यहाँ पे आते हैं बटन के ऊपर और हमारे पास ये रहा बटन। तो अगर मैं इसको देखूँ तो ये बटन है हमारे पास रजिस्टर का। ठीक है, रजिस्टर कर रहा है प्रोवाइडर को। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मुझे यहाँ पे ही लेके आ गया। अब मैं बैकएंड से यानी पिछली स्क्रीन से लेके आ रहा हूँ अपना रिक्वेस्ट डाटा कि जो भी हमने ये जो फॉर्म बनाया है पूरा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, तो वो क्या कर रहे हैं, हम पिछली स्क्रीन से लेके आ रहे हैं यहाँ पे एज अ आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अब आर्ग्यूमेंट तो ले लिया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, फाइनली अपनी API को हिट करवाना है। अब API हिट कहाँ पे हो रही है, इस सर्विस के अंदर। ठीक है, ये जो सर्विस बनी हुई है मैं इसके अंदर आता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, इस सर्विस के ऊपर पहले ऊपर आते हैं तो यहाँ पे मैंने क्या किया, साइन अप सर्विस का एक इंस्टेंस बनाया हुआ है जिसकी वजह से मैं इस रजिस्टर प्रोवाइडर के मेथड को एक्सेस कर पा रहा हूँ।
अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो मैं आपको दिखा देता हूं कि सर्विस क्या चीज़ है भाई, क्या भला है। सबसे जो मज़े का काम है वो इस सर्विस का होता है। अब सबसे पहले आपने एक कॉन्स्टेंट की फाइल बनानी है जिसमें आपने अपने बेस यूआरएल और साइन अप जो भी आपका एंड पॉइंट होगा उसको ऐड कर लें। तो मैंने क्या किया, मैंने उन दोनों को मर्ज करके एक यूआरएल बना लिया कि जिसके ऊपर मैंने रिक्वेस्ट करनी है। ठीक है, अब रिक्वेस्ट कैसे करेंगे? रिक्वेस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, HTTP पैकेज का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि मैं यहाँ पे लगा चुका हूँ। तो आपने भी ये चीज़ लगा लेनी है। जाहिर सी बात है, आपको पता है कि अगर आपने APIs वगैरह का यूज़ करना है तो DO या HTTP ये पैकेज यूज़ होते हैं नॉर्मली। तो मैं ज़्यादा HTTP यूज़ करता हूँ, इसीलिए इस सीरीज़ के अंदर भी हमने HTTP को देखा है। तो आप भी जो है ना HTTP मेथड का यहाँ पे यूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने मेथड का तो यूज़ कर लिया। अब नीचे आ जाएंगे तो हमारे पास इस केस में कौन सी थी मेथड, कौन सा था, पोस्ट। ठीक है, तो इसी तरह हम यहाँ पे आते हैं तो हमने यहाँ पे क्या किया, http.post URI.parse, यानी कि अगर हम इसके ऊपर होवर करते हैं तो ये बोल रहा है कि भाई हमें एक URI चाहिए, यानी कि URL चाहिए। तो URL हम कहाँ से निकाल रहे हैं, यहाँ से निकाल रहे हैं। ठीक है, इसी तरह इसके ऊपर होवर करते हैं तो बोलता है कि भाई मैं बॉडी भी लेता हूँ। तो बॉडी में हमारे पास क्या आएगा, जो कि हम पिछली स्क्रीन से रिक्वेस्ट डाटा लेके आ रहे हैं। अब रिक्वेस्ट डाटा तो ले आए हैं, बट हमने इसको ऐसे ही जो है पास नहीं करना, हमने उसको क्या करना था, इनकोड करना होता है। इनकोड करके तो तब हमने इसको बॉडी के अंदर पास करना होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, हेडर्स। अब हेडर्स के अंदर जो है आपने यहाँ पे कंटेंट टाइप देना होता है कि आपकी जो API की टाइप है ना वो किस तरह की है, यानी कि एप्लीकेशन/जेसन है या आप किस वे में जो है ना अपनी इसको पास कर रहे हो। इसी तरह आपने एक्सेप्ट का एक देना होता है, की देनी होती है, उसी में भी सेम टू सेम एप्लीकेशन/जेसन। तो जेसन का मतलब अब ये है कि आप इस फॉर्मेट में अपनी API के अंदर हेडर पास कर रहे हो, यानी कि डाटा पास कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, सिंपल एक टाइम आउट का मेथड बनाया कि जब भी मेरी API हिट हो तो 10 सेकंड के बाद ये ऑटोमेटिकली टाइम आउट कर जाए। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे 10 सेकंड के अंदर अगर आपके पास डाटा नहीं आता, रिस्पांस नहीं आता सर्वर से, इसका मतलब है कि कोई ना कोई मसला है, तो वो ऑटोमेटिकली टाइम आउट कर जाएगी और हमारे पास एक्सेप्शंस आ जाएंगी। ठीक है, तो अब एक्सेप्शंस को हैंडल करना वो भी हमने देखना है। अब सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे अपने जो हमारे पास रिस्पांस आया ना वो हमने स्टोर करवाया रिस्पांस के वेरिएबल के अंदर, और यहाँ पे हमने उसको प्रिंट करवा लिया। अब प्रिंट तो करवा लिया, मैंने आपको आइसोलेट का एक वो हेल्पर क्लास बनानी बताई थी कि आप ये बना लेना, आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे यूज करनी है। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया डिकोडेड रिस्पांस का। अब मैं क्या करने लगा हूँ, इस केस में साइन अप करते हुए जो रिस्पांस मुझे सर्वर से मिलेगा मैं उसको क्या करने लगा हूँ, आइसोलेट। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ यार जल्दी से जल्दी काम हो और जो भी काम हो वो अलग थ्रेड के ऊपर मूव हो जाए, मेरी ऐप जो है वो स्टक ना हो। भले टाइम ले रहा है या भले ज़्यादा रिस्पांस आ रहा है या भले ज़्यादा डाटा आ रहा है, मुझे उससे कोई मसला नहीं है, मेरी जो ऐप का UI है वो स्टक नहीं होगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ डिकोड रिस्पांस, तो मैंने यहाँ पे उसको पास करवाया। उसके बाद अगर मैं आइसोलेट हेल्पर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए वही क्लास आ गई जो मैंने आपको बनानी बताई थी। अब इसमें से जो जो हमने मेथड यूज़ करना है वो मैं साथ साथ आपको बताता जाऊँगा। तो सबसे पहले हम क्या यूज़ कर रहे हैं, पार्स विद कंप्यूट। तो अब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास फर्स्ट वाला मेथड है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिंपल कंप्यूट कर रहे हैं अपने रिस्पांस को और रिटर्न कर रहे हैं बदले में। ठीक है, अब सिंपल सी चीज़ है यार, देखें आइसोलेट का भी हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया और मैंने आपको बता भी दिया। ठीक है, तो सिंपल सा हमने क्या किया, आइसोलेट मेथड को अपना रिस्पांस दिया, उसने हमें बदले में डिकोड करके दे दिया। हमें यहाँ पे डिकोड करने की जरूरत नहीं पड़ी। वैसे आप सिंपल डिकोड भी लिखेंगे, मेथड लिखेंगे, वो भी काम चल जाएगा, बट कंप्यूट का मेथड हमने आइसोलेट का मेथड इसलिए यूज़ किया कि हमारी जो ऐप का UI है वो स्टक ना हो। अब उसके बाद आ जाती है बारी जनाब हमारे रिस्पांस की। ठीक है, अब हमारे पास ना जब भी API हिट होती है ना तो उसके ना कुछ स्टेटस कोड होते हैं। ठीक है, अब स्टेटस कोड अगर आप गूगल पे लिखेंगे ना तो आपको एक पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि क्या स्टेटस कोड आया तो इसका मतलब क्या हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे हमारे पास ना response.status कोड करके हम इसका स्टेटस कोड निकाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे बोला कि अगर तो वो इक्वल है 200 के और या 201 के बराबर है, तो उस केस में मेरा ये वाला मेथड जो है, ये जो स्टेटमेंट मैंने लगाई है, रिटर्न कर रहा हूँ, जो भी पास कर रहा हूँ, ये चीज़ एग्जीक्यूट हो जाए। एल्स अगर इन दोनों स्टेटस के अलावा कोई भी स्टेटस हमारे पास आता है तो हमने क्या किया है, अपनी एक API हेल्पर यानी कि एरर हैंडलिंग क्लास बनाई थी। तो उस केस में हम क्या करेंगे, अपने रिस्पांस को भेज देंगे। सिंपल सा काम है, ये देखें एक लाइन का काम है। अगर मैं ये चीज़ ना करता, रिस्पांस वाली सर्विस वाली फाइल ना बनाता, तो मुझे यहाँ पे अलग अलग हर API के लिए यूज़ करना पड़ना था ये जितना भी मैंने कोड किया। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ हैंडल रिस्पांस, तो ये सारा कोड मुझे हर API के लिए करना पड़ना था। ये देखिए कितना लंबा कोड है। ठीक है, तो इस चीज़ से बचने के लिए हमने क्या किया, डायरेक्ट इधर ही उसको रिस्पांस दिया
और वो ऑटोमेटिकली हमें बदले में जो भी हमारा लॉजिक चलना होगा वहाँ से वो रिटर्न कर देगा और यहाँ से ये कंट्रोलर को रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब ऊपर हमने ट्राई कैच का यूज़ किया था, मैंने आपको बताया था कि एक्सेप्शन भी हैंडल करेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारे पास जो हैंडल हुआ है ना वो रिस्पॉन्स हैंडल हुआ कि उसका स्टेटस क्या, कोड क्या आ रहा है और उसको हमने किस वे में लेके जाना है। इसी तरह ट्राई कैच के मेथड के अंदर हमने क्या किया, इस फाइल के अंदर गए और हैंडल क्या किया, एक्सेप्शंस। अब एक्सेप्शंस के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे हमें सबसे पहले जो बता रहा है टाइम आउट की है, सॉकेट एक्सेप्शन है और एल्स केस है। तो ये 3 जो एक्सेप्शंस है ना हमने यहाँ पे प्रॉपरली हैंडल की हुई है। अब जब भी हमारी एपीआई कोई भी एरर आएगा, मिसाल के तौर पे टाइम आउट हो गया तो टाइम आउट की एक्सेप्शन चल जाएगी, अगर इंटरनेट चला गया तो इंटरनेट की एक्सेप्शन चल जाएगी, अगर कोई और एरर आया तो वो एल्स केस में चला जाएगा। तो यहाँ पे इन सर्विसेज का बनाना, हेल्पर क्लासेस का बनाना, देखिए हमारे लिए कितना बड़ा फायदा हुआ कि हमने स्टार्टिंग में वो बना लिया, ठीक है। और अब हम उसको सिंपली यूज कर सकते हैं किसी भी एपीआई के अंदर। अगर मैं ये नहीं बनाता तो वो सारा कोड जो हेल्पर क्लास का है मुझे हर एपीआई के लिए लॉगिन के लिए अलग लिखना पड़ता, साइन अप के लिए अलग लिखना पड़ता, और अगर कोई और मैं काम कर रहा हूं तो उसके लिए अलग लिखना पड़ता। तो इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ये हेल्पर क्लासेस बनाना बता दी थी। जिस तरह आइसोलेट के लिए भी बनाना बता दी थी, वो भी मैंने लेक्चर अपलोड किया हुआ, वो भी आप देख सकते हैं जाके। और इसी तरह हमने एरर हैंडलिंग की भी बना ली थी, हमने शेयर्ड प्रेफरेंसेस की भी बना ली थी, वो सारा हमने काम कर लिया था। अब बारी आती है, ये चीज़ें तो मैंने आपको बता दी, अब ये चल किस तरह रहा है, काम किस तरह कर रहा है। तो साइन अप के अंदर आते हैं दोबारा से, मैं आपको फ्लो समझाने लगा। यहाँ पे आते हैं रजिस्टर प्रोवाइडर, तो यहाँ पे आएंगे, अपना डाटा हम लेके आ रहे हैं पिछली स्क्रीन से, ठीक है। जो हम फॉर्म के अंदर ऐड कर रहे हैं वो डाटा हम साथ लेके आ रहे हैं। इसी तरह मैंने यहाँ से एपीआई को हिट किया। अब एपीआई के अंदर आते हैं तो ये एपीआई हिट हुई हमारी। अब ये क्या करेगा, बदले में हमें कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, मैप देगा स्ट्रिंग डायनामिक टाइप का, ठीक है। अब ये वापस जाएगा यहाँ से, जब भी ये एपीआई हिट होगी ना तो जो भी इस केस में कोई एरर आएगा या इसमें आएगा या इसमें आएगा, कोई सक्सेस होता है तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये जाएगा वापस कंट्रोलर के पास। अब कंट्रोलर के पास आगे ना इस रिजल्ट के अंदर वो चीज़ स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अब इस रिजल्ट के अंदर से मुझे चेक करना है कि मेरा जो एपीआई का काम है वो सक्सेस हुआ या फेल हुआ, या एरर आया या कोई चीज़ आई, क्या सीन हुआ। तो इस केस में हम क्या करेंगे, देखेंगे रिजल्ट, उसके अंदर से एक स्टेटस निकालूंगा। अब यहां से मैं क्या कर रहा हूं, एक चीज आप देखिए, तो स्टेटस पास कर रहा हूं, मैसेज पास कर रहा हूं, डाटा पास कर रहा हूं, सेम टू सेम मैं इस सर्विस की फाइल से भी स्टेटस मैसेज डाटा, इसी तरह स्टेटस मैसेज डाटा, ठीक है। तो ये देख ले, मैं सारा कुछ यहां से ऑटोमेटिकली रिटर्न कर रहा हूं। इसी तरह हम वापस आएंगे यहाँ पे, तो मैंने उसको बोला कि स्टेटस अगर ट्रू है, यानी कि सक्सेसफुली हमारी जो एपीआई है वो हिट हो गई है, 200 रिस्पॉन्स आ गया है या 201 रिस्पॉन्स आ गया है, तो उस केस में तुम क्या करो, एक हमारे पास स्नैक बार शो करो जो कि हमने कस्टम बना ली है छोटी सी। अगर मैं वो भी आपको दिखाऊं तो ये सिंपल सा कोड है, एक हमारे पास एरर की स्नैक बार है और एक हमारे पास सक्सेस की स्नैक बार है, ठीक है। तो क्या करो, स्नैक बार दिखाओ और मूव कर जाओ जिस स्क्रीन पे तुमने जाना है। तो मेरे पास अभी कोई स्क्रीन नहीं है, मैंने ऐसी कोई राउट बना के लगा दिया है। अभी हमारे पास अगर ये चलेगी भी ना तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो मैं फिल वक्त इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, कमिट कर देता हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे सिर्फ जो है ना अभी स्नैक बार दिखानी है। तो जब लॉगिन स्क्रीन होगी तो हम ऑटोमेटिकली उसको लॉगिन स्क्रीन पे मूव कर देंगे, ठीक है। क्लियर, इतनी चीजें समझ आ गई। इसके बाद इसी तरह अगर तो रिस्पॉन्स हमारा सक्सेस है तो ये कंडीशन चल जाएगी, एल्स केस में हमारे पास क्या होगा, ये कंडीशन चल जाएगी, एरर वाला स्नैक बार चलेगा और जो भी मैसेज हमें मिलेगा यहाँ से सर्विस के ऊपर से, जो भी मैसेज हमें मिलेगा, सक्सेस का मैसेज है या रिस्पांस का मैसेज है, एक्सेप्शन का मैसेज है, कोई भी मैसेज है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। हमें बार बार देखने की जरूरत नहीं है कि भाई हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। इसी तरह हमने यहाँ पे भी ट्राई कैच यूज़ किया था। अगर आप यहाँ पे नहीं करना चाहते क्योंकि हमने सर्विस के अंदर यूज़ कर लिया है तो वो आपकी मर्जी है। मैंने डबल चेक किया, डबल वेरीफाई किया कि अगर एपीआई हिट होने से पहले ही कोई एरर आ जाता है तो वो ऑटोमेटिकली इस स्नैक बार के अंदर शो हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्राई कैच का यूज़ किया था। सिंपली यहाँ पे ये हमारी एपीआई हिट होगी। अब हम क्या करते हैं, चलते हैं यहाँ पे, और सॉरी यहाँ पे नहीं जाना, हमने जाना है मेन फाइल के अंदर और हमारे पास ये मेन फाइल है। इसी तरह हम आ जाते हैं यहाँ पे, बोलते हैं साइन अप मुझे करना है, तो साइन अप की स्क्रीन के ऊपर चले जाओ। यहाँ से मैं करता हूँ इसको रीस्टार्ट और यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, साइन अप की एक स्क्रीन आ गई और मुझे अब क्या करना है, अपने यूज़र को क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ डमी ईमेल भी डमी ले लेते हैं, dummy@gmail.com, ताकि हमें पता हो कि यार हमने कोई डमी बंदा जनरेट किया। तो यहाँ पे मैं फ़ोन ले लेता हूँ, इसके बाद मैं ले लेता हूँ पासवर्ड। अब पासवर्ड अगर आप इस पर टाइप करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो कर देगा, क्योंकि हमने गेटेक्स का यूज़ करके तो ये चीज़ कॉल करवाई थी। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं देख लेता हूँ साइन अप कंट्रोलर में मैंने क्या किया है, सॉरी साइन अप स्क्रीन में, तो मैंने ईजी लोडिंग लगाई है, उसके बाद मेथड हिट करवाया, उसके बाद ईजी लोडिंग डिसमिस, डन। तो यहाँ भी हम क्या करते हैं, इसको हिट करते हैं, तो ये साइन अप हुआ
और सक्सेस। यहाँ पे हमारे पास जो भी मैसेज आया वहाँ से API के ज़रिए, तो वो हमने ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो करवा दिया। इसका मतलब है कि हमारी जो API है वो परफेक्टली चल गई है और हमारा यूज़र भी जो है वो बन चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लॉगिन वाला सिस्टम लगाएंगे। और लॉगिन सिंपल लॉगिन नहीं हमें करना, हमें पहले उसका डाटा सेव करवाना है शेयर प्रेफरेंसेस या लोकल DB में जो भी हमने अपनी हेल्पर क्लास बनाई थी। उसके बाद हम देखेंगे कि हमने इसके साथ करना क्या है। इसमें भी आगे लॉजिक लगाने हमने कि अगर इसका ये चीज़ ख़त्म है तो इस स्क्रीन पे चला जाए, अगर ये चीज़ नहीं है तो इस स्क्रीन पे चला जाए, या अगर सारा कुछ ओके है तो वो मेन स्क्रीन पे चला जाए। तो ये चीज़ें लगाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के काम करना पड़ता है। इसीलिए हमने क्या किया, सबसे पहले हेल्पर क्लासेस बना ली जो हमें आगे हेल्प करेंगी। अगर हमने ये हेल्पर क्लासेस ना बनाई हुई होती तो हमें इतना ज़्यादा कोड खुद से दोबारा लिखना पड़ना था, और वो चीज़ मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करता। तो आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप काम करें तो जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड है आप उसकी हेल्पर क्लासेस पहले से बना के रख लिया करें। तो ठीक है, तो यहाँ पे यार आज के लेक्चर को एंड करते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा लेक्चर हो गया है, और उम्मीद है यार ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर।